All right, welcome to my channel guys. My name is आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक वीडियो जो कि मैंने कभी अपने चैनल पे कभी इनकी वीडियो पे रिएक्शन दिया नहीं है। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ इस चैनल के ऊपर। वो है सोच बाई मोहक मंगल और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये काफ़ी सुलझे हुए लगते हैं। मैं कोई ज़्यादा फॉलो नहीं करता इनको। मैं मेनली मेजर गौरव आर्या या वर्ल्ड अफेयर है इन सारी चीज़ों को, वरना मैं उनको भी फॉलो नहीं करता। मैं ज़्यादा ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ, न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ। इनकी वीडियो से आने से पहले ऑलरेडी ट्विटर पे चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने कितनी बार नोटिस करा है कि जो न्यूज़ मैं अभी पढ़ रहा हूँ, प्रशांत सर 2 दिन के बाद वीडियो बनाते हैं। तो मैं चीज़ों को लेके अवेयर रहता हूँ। जहाँ तक बात रही इस वीडियो की, ये है हु इज़ राइट नुपुर शर्मा के ऊपर, सोच बाई मोहक मंगल। आई लाइक दिस गाय अ लॉट। प्लीज़ डोंट टैग मी अ लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। नाइदर आई एम ए लेफ्टिस्ट, नाइदर आई एम ए राइटिस्ट, आई एम ए सेंट्रिस्ट। तो मुझे दोनों तरफ से पिटाई पड़ती है। मुझे लेफ्ट वाले ही मारते हैं, मुझे राइट वाले ही मारते हैं। मैं कभी दोनों में से किसी का होना नहीं चाहता, टू बी ऑनेस्ट। जो चीज़ सही है सही है, जो चीज़ गलत है खुल के बोलो। स्पेड इज़ स्पेड, जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो ये मेरा एक अपना नेचर है अपना। लोग अपने अकॉर्डिंग मुझे लेफ्टिस्ट में डाल देते हैं, कभी कभी राइटिस्ट में डाल देते हैं। भाई उनकी सोच है, उनकी मर्जी है, जो सही लगे वो उनको दें, उनको टैग दें। ये वीडियो है सोच बाई मोहक मंगल। ये मैं पहली बार अपने चैनल पर बना रहा हूँ। लेट्स सी कि आखिर कैसी वीडियोज़ है। अगर आपको पसंद आएगी, मुझे अच्छी लगेगी, तो मैं कोशिश करूँगा टू डू मोर रिएक्शन ऑन हिज वीडियोज एज वेल, ताकि हम ऐसे आगे बढ़ते रहें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन ट्विटर, प्लीज गो इन माय डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ लिंक to the Twitter and follow me there, and you can text me, you can send me a message, and we can talk from there. Let's start. 3, 2, 1, go. And indeed, I support Nupur Sharma. These kind of statements in a country like Pakistan or Bangladesh or Afghanistan, which we hope to include in Akhand Bharat someday, would result in a death sentence, quite simply. कौन सही है और कौन गलत? 27 मई को बीजेपी की स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा टाइम्स नाउ के डिबेट में थी। इस डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा अपनी पार्टी के व्यूज पेश कर रही थी। क्या एडिटिंग है, नाइस। मुद्दे पर अगर आपने ज्ञानवापी मस्जिद और शिवलिंग का मुद्दा फॉलो किया है तो आपको पता है कि कितना एक कंट्रोवर्शियल इशू है। अपने आर्गुमेंट के दौरान नुपुर शर्मा ने इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक बनाने की कोशिश करी थी। नुपुर शर्मा का आर्गुमेंट ये था कि उस शो के दौरान अगर कुछ पैनलिस्ट शिवलिंग का मजाक उड़ा सकते हैं तो वो प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम का क्यों नहीं उड़ा सकती। मैं इस चीज को डिस्कस नहीं करना चाहता कि उस शो में किसने क्या कहा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस कंट्रोवर्सी का सबसे मेन इशू वो नहीं है। इसलिए अपनी टाइमलाइन पर आगे बढ़ते हैं। इस डिबेट के बाद उनकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और एक हंगामा क्रिएट हो गया। नाइस एडिटिंग, जून को I like the editing. कम्युनिटी के मेंबर्स नुपुर शर्मा के खिलाफ कानपुर में प्रोटेस्ट करने लगे। 2 दिन बाद ये जो गुस्सा था नुपुर शर्मा के खिलाफ, ये ग्लोबल हो गया। गल्फ कंट्रीज के स्टोर से कई इंडियन प्रोडक्ट्स विड्रॉ होने लगे। बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट। मिडिल ईस्ट गवर्नमेंट्स ने इंडियन एम्बेसडर से एक्सप्लेनेशन मांगी इस मुद्दे के ऊपर। सारे चुप बैठ गए। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से हटा दिया। क्या बात है यार, एडिटिंग इतना सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके फॉरेन रिलेशंस मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ। इसके कई कारण हैं, पर एक इम्पोर्टेंट रीजन है कि कई इंडियन सिटीजन्स एक्चुअली इन देशों में काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। बीजेपी की ये डिसीजन लेने के बाद भी प्रोटेस्ट रुकी नहीं। एडिटिंग बहुत अच्छी करी है। लोगों ने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एक लीगल पनिशमेंट ली जानी चाहिए और वहीं दूसरे लोगों ने कहा कि उनको मार डालना चाहिए। 10 जून को ये तो पागल है। प्रेयर्स के बाद कई मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स ने वापस इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इनमें से कई प्रोटेस्ट वायलेंट भी हुई। देश भर की प्रोटेस्ट में करीब 40 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हुए। वहीं रांची में 2 मुस्लिम प्रोटेस्टर्स पुलिस के हाथों एलिजिडली मारे गए। माँ बाप का इकलौता बच्चा मेरा मुझसे छीन लिया गया, मेरा बच्चा को। इन प्रोटेस्ट के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये डिसीजन लिया कि वो उन लोगों के घर डिमोलिश कर देंगे जो मास्टरमाइंड थे इन प्रोटेस्ट के पीछे। जावेद मोहम्मद और उनकी बेटी आफरीन फातिमा जो वोकल मुस्लिम एक्टिविस्ट थे, उनको अक्यूज किया गया प्रयागराज की राइट्स और दंगों के पीछे और उनके घर डिमोलिश किए गए। तो पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे ये एक छोटी टाइमलाइन थी। मैं ज्यादा गहराई में नहीं गया क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसको समझने के लिए हमें इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना होगा, फिर हर सब इशू को एनालाइज करना होगा और वही हम करेंगे। हमने इस पूरी कंट्रोवर्सी को 4 मेन इश्यूज में डिवाइड किया है। पहला इशू है कि क्या जो नुपुर शर्मा ने बोला वो सही था या फिर गलत। जो नुपुर शर्मा ने बोला क्या वो हेट स्पीच थी
ब्लास्फेमी थी, क्या उस चीज को अलाउ करना चाहिए इंडिया में या नहीं? अब अगर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करें, नुपुर शर्मा इस्लाम का मजाक बनाना चाहती थी, ये बात क्लियर है। क्या इस चीज के लिए उनको जेल में डालना चाहिए? नहीं। अब ये ओपिनियन थोड़ा कंट्रोवर्शियल जरूर हो सकता है, पर मेरे हिसाब से उन पर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इस स्पीच की वजह से। ये इसलिए है क्योंकि मैं मानता हूँ कि किसी भी फ्री सोसाइटी में किसी के पास भी राइट होनी चाहिए किसी रिलीजन का मजाक बनाने के या फिर किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज करने Right, ये राइट नुपुर शर्मा के पास भी है और किसी कॉमेडियन के पास भी। अब आप बोलोगे कि उन लोगों का क्या जिन्होंने हिंदुइज्म के बारे में मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से उनको या तो पीटा गया या फिर जेल भेजा गया। और मेरा ये कहना है कि उनके साथ जो हुआ वो गलत था। उनके पास राइट थी हिंदुइज्म के बारे में मजाक उड़ाने की, पर मैं ये भी जानता हूँ कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। Exactly. उनको भुगतना पड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस्लाम को क्रिटिसाइज करे उसको भी भुगतना पड़ेगा। हमारे देश में किसी भी तरह के ब्लास्फेमी लॉज नहीं होने चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो ब्लास्फेमी लॉज ये कहते हैं कि आप किसी रिलीजन का मजाक नहीं उड़ा सकते। ऐसे लॉज कई इस्लामिक रिपब्लिक सेक्शन 295A पाकिस्तान It's a blasphemy law. पाकिस्तान के केस से देखा है कि कैसे ये लॉज सेलेक्टिवली पाकिस्तान तो पागल है पनिश भाई। करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। ब्लास्फेमी किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ब्लास्फेमी के कोई रिलीजन रिफॉर्म ही नहीं होएगा। जैसे B.R. अम्बेडकर ने अपनी किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म के जरिए हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया था। इमेजिन करिए कि अगर ब्लास्फेमी नहीं होती तो हमारी सोसाइटी में अभी भी सती, ट्रिपल तलाक या फिर डाउरी होती। नेवर माइंड। B.R. अम्बेडकर डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति थे जो मानते थे कि किसी भी रिलीजन को क्रिटिसाइज जरूर करना चाहिए। उन्होंने अपनी स्पीचेस और राइटिंग्स में बहुत सारी बातें कही जो आज भी हमारी दुनिया में रेलेवेंट है। और अगर आप ऐसी बातों के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा ये ऑडियो बुक, जिसको आप सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया ये वीडियो बनाने के लिए। ये ऑडियो बुक करीब 2 घंटे लंबी है और इसमें करीब 16 एपिसोड्स हैं जो हमें B.R. अम्बेडकर की जिंदगी के बारे में बताते हैं। इस ऑडियो बुक के अलावा आप कई और ऑडियो बुक सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर कई डिफरेंट लैंग्वेजेस में। इसका मतलब है कि आपके सारे फैमिली मेंबर्स इस ऐप को यूज कर सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी और आपकी फैमिली में बच्चे भी। कुकू FM ऐप से कई फैमिलीज नॉलेज बटोर सकती हैं। मोह काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है, बहुत अच्छे दाम पर। कुकू FM का एनुअल प्लान बस 399 रुपीज का है, जो एक फिजिकल बुक की कॉस्ट से भी कम है। और क्योंकि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए एक स्पेशल 50% डिस्काउंट। क्या बात है। अगर आप घर 50 कूपन कोड यूज करोगे तो ये कूपन कोड वैलिड है 19 जून तक। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर क्लिक कीजिए और कुकू FM ऐप को चेकआउट कीजिए। अब आते हैं अपने वीडियो पर वापस। मेरे ओपिनियन में बस वही स्पीच जो वायलेंस को इंसाइट करने की कोशिश कर रही है उसको बैन कर देना चाहिए। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि नुपुर शर्मा पर उनकी स्पीच की वजह से कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए। राइट। पर क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की एक मेंबर है, और स्पेशली वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सेंटर और कई स्टेट्स में सरकार है, उनके लिए ऐसी चीजें बोलना अलाउ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कॉमन सिटीजन का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए पॉलिटिकल स्पीच का, तो किसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। That is true, that अब is आप में से true, कई लोग शायद exactly. काउंटर करोगे ये कहकर कि जो नुपुर शर्मा ने कहा वो गलत नहीं था, कुरान में जो लिखा है उन्होंने उसी के बारे में बात करी। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी स्पीच का बस कंटेंट मैटर नहीं करता, इंटेंशन भी मैटर करती है। That is और true. नुपुर शर्मा की इंटेंशन थी एक रिलीजन का मजाक उड़ाना। अब अगर कोई नॉर्मल पर्सन ये करे तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सेम चीज किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को नहीं करनी चाहिए। फिर सेकंड मुद्दा है कि नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट के खिलाफ क्या That is a रिएक्शन good analogy. ऑपोजिशन लीडर्स और कई मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स से। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि कई लोग खुश नहीं थे उनकी स्टेटमेंट से और प्रोटेस्ट करना चाहते थे। इशू ये था कि कई स्टेटमेंट्स ने अपनी हद पार कर ली थी। मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं, विश्व भर से आ रही हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई भी इंडिविजुअल वायलेंस इंसाइट करने की कोशिश कर रहा है तो स्पीच को बैन कर देना चाहिए और उस इंडिविजुअल पर लीगल प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उन पर और भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबली बात करें, क्योंकि उनके कई सपोर्टर्स हैं जो उनकी हर बात को मानने के लिए तैयार है। इसके अलावा ये फोटो भी वायरल हुई थी सोशल ये बहुत ही मीडिया पर। absurd था, नुपुर very शर्मा के absurd. पुतले को कुछ तारों से टंगाया गया था कर्नाटका में, और कई लोगों ने कहा कि नुपुर शर्मा की लाइफ पर खुलेआम धमकी दी जा रही है। अब पुतले जलाना इंडिया में बहुत कॉमन तरीका है प्रोटेस्ट करने के लिए। ऐसा कई पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं और क्रिकेटर्स के फैंस भी करते हैं। पर ये सिचुएशन थोड़ी अलग थी, क्योंकि जब किसी क्रिकेटर का पुतला जलाया जाता है तो वायलेंस की थ्रेट नहीं दी जाती,
पर नुपुर शर्मा के केस में एक वायलेंस की थ्रेट दी गई थी, फिर उनका पुतला जलाया गया था। जब ऑपोजिशन लीडर्स या फिर क्रिकेट फैंस पुतले जलाते हैं तो वो मोस्टली एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है, वो एक डायरेक्ट धमकी नहीं होती उनकी जिंदगी पर। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ जो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल लगे। इस मुद्दे पर जितना अटेंशन गया है कि नुपुर शर्मा की जिंदगी पर एक खतरा है और ये हम कैसे अलाउ कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसी हफ्ते एक और इंसिडेंट हुआ था जहाँ यूपी पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया था एक मुस्लिम लड़के को, और ये टॉर्चर ऐसा था जो ऑनेस्टली मैं बयान भी नहीं कर सकता। A rod was inserted in his private parts and he was subjected to electric shocks and torture. इसके अलावा कई और लोग थे जिनको जेल डाला गया उनकी बस स्पीच की वजह से। तो मेरे हिसाब से ये हमें हमारी हिपोक्रेसी दिखाता है कि हम सब नुपुर शर्मा की डेथ थ्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि आम लोग जो ना इतने पावरफुल है और ना इतने पॉपुलर है उनकी जिंदगी पर एक्चुअल अत्याचार हो रहा है। कोई थ्रेट नहीं है पर एक्चुअल 3rd डिग्री टॉर्चर और उनको जेल भेजा जा रहा है। फिर तीसरा मुद्दा है कि कैसी प्रोटेस्ट अलाउ की जानी चाहिए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। ये मुद्दा उठा पहले कानपुर में 3 जून को और फिर 10 जून को। अब जहाँ कई प्रोटेस्ट पीसफुल थी, दूसरी जगह जैसे रांची, प्रयागराज और कानपुर में हमें वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिली। इन प्रोटेस्ट के दौरान स्टोन पेल्टिंग भी हुई और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज भी किया गया। अब इंडिया में प्रोटेस्ट हमारे कल्चर में है और हमारा लॉ आपको अपॉर्चुनिटी देता है पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, पर वायलेंट प्रोटेस्ट हमारी सोसाइटी का भाग नहीं हो सकता। इन प्रोटेस्ट की वजह से एक अननेसेसरी बर्डन पड़ता है टैक्स पेयर्स पर, आप और मेरे जैसे लोग। because they just damage the property हरियाणा में जाट एजिटेशन paid में by पब्लिक you और and me. प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ थी उसको डैमेज किया गया। सिमिलरली गुजरात में 2015 प्रोटेस्ट के दौरान करीब 60 सरकारी व्हीकल्स और 2000 पब्लिक बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय करी गई। Shit. सबसे बुरा जन्म आपका होगा जिस जन्म बस। में आप स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस बन गए। हर कोई आपको जलाएगा। और अनफॉर्चुनेटली ऐसी प्रोटेस्ट अब बहुत कॉमन हो गई है इंडिया में। बहुत कॉमन बात है पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना या फिर किसी ट्रेन को रोक देना अब बहुत आम बात हो गई है। पर क्या ये एक रीजनेबल तरीका है प्रोटेस्ट करने का? नहीं। अब आते हैं चौथे मुद्दे पर। ये मुद्दा है कि किस तरह सरकार ने रिएक्ट किया इन वायलेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ। अब एक तरफ है कि सरकार को रूल ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए था और एविडेंस के साथ जिन लोगों ने वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट करी उनको अरेस्ट करना चाहिए था। पर सरकार ने किया क्या? प्रयागराज और कानपुर में अक्यूज फैमिलीज के घर डिमोलिश करे गए। बेसिकली सरकार एक मैसेज देना चाहती थी कि जो भी ऐसी चीज वापस करेगा उनके साथ यही होगा। ये बहुत ही क्विक, सस्ता और इफेक्टिव वे था सरकार के हिसाब से इन प्रोटेस्ट को रोकने का। पर मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं आपको 2 कारण देना चाहता हूँ। ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको एक कहानी के जरिए। इनका नाम है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। ये फ्रांस को रूल करते थे लेट 1700 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, और उन्होंने एक सिस्टम ऑफ पनिशमेंट बहुत पॉपुलर कर दिया था फ्रांस में, जहाँ किसी भी सस्पेक्टेड क्रिमिनल को इंस्टेंटली डेथ दी जाती थी, जिसका नाम था गियोटिन। अब ये अप्रोच इनिशियली तो बहुत पॉपुलर हो गई थी लोगों के बीच, पर इवेंचुअली लोगों को रियलाइज हुआ कि ये पनिशमेंट फिर ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट करने के लिए भी यूज की गई और रॉबिस्पियर के रूल को बुलाया गया रेन ऑफ टेरर। अब ये बुलडोजर का जस्टिस सिस्टम इतना एक्सट्रीम नहीं है गियोटिन की तरह, पर इसकी लॉजिक सिमिलर ही है कि पनिशमेंट तुरंत दी जाए। और ये मेथड हमने कई बार देखा है इंडिया। 3 साल पहले हैदराबाद का एक रेप केस बहुत चर्चा में था। इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस 4 रेप अक्यूज को हाईवे में ले गई और फिर उनका इनकाउंटर कर दिया। कई लोग इस बात से बहुत खुश हुए, पर अनफॉर्चुनेटली रेप की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हैदराबाद में। ये इंस्टेंट सॉल्यूशंस एक ड्रग की तरह होते हैं। ये आपको इंस्टेंट डोपामिन हिट तो देते हैं, जिससे अगर आप उदास हो आप सडनली खुश हो जाते हो, पर ये आपके एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। क्या बात है? कोई भी सरकार ऐसे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस यूज करती है जहां लोग खुश हो जाते हैं, बेसिकली सरकार को एक बहाना मिल जाता है कि वो रूल ऑफ लॉ में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें ही ना, क्योंकि रूल ऑफ लॉ में इन्वेस्ट करना बहुत कॉस्टली है, बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या बात है यार? थ्योरी लेकर आते हैं या फिर बुलडोजर थ्योरी। ऐसे सॉल्यूशन से लॉन्ग टर्म Very amazing analogy. हो सकता है कि आप आज तो बहुत सैटिस्फाइड हो सॉल्यूशन से, पर भविष्य में अगर आपको कोई डिस्प्यूट होगा अपने पड़ोसी के साथ, तो क्या वो लीगल सिस्टम आपकी सुनेगा? नहीं, क्योंकि सरकार ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी थी रूल ऑफ लॉ में। फिर क्या दूसरा बात कारण है? जिसकी वजह से मैं बुलडोजर जस्टिस सपोर्ट नहीं करता, वो है कलेक्टिव पनिशमेंट। बेसिकली सरकार ने Amazing. ये निर्णय लिया कि वो कलेक्टिव पनिशमेंट करने के लिए तैयार है। कलेक्टिव पनिशमेंट का ये मतलब है, मान लीजिए अगर 5 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर सरकार ने कहा कि ये पहला व्यक्ति एक अक्यूज्ड है, तो वो उन 5 को पनिश करने के लिए तैयार है। इसे कहा जाता है कलेक्टिव पनिशमेंट। अब अगर हम मान भी ले कि यूपी सरकार के हिसाब से जो लोग इस क्राइम के लिए अक्यूज है उन्होंने एक्चुअली एक क्राइम किया, तो उनका घर डिमोलिश करके हमने बेसिकली उन लोगों को भी पनिश किया जो उस घर में रहते थे
और उनका क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। That is Police true. again came at my house and detained my mother and my younger sister. अब अगर आप इस कलेक्टिव पनिशमेंट की मेथोडोलॉजी को सपोर्ट करते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आपके घर में एक व्यक्ति कोई क्राइम करता है और आपको कुछ पता भी नहीं था उस क्राइम के बारे में, तो क्या सरकार के पास राइट है कि वो आपका घर डिमोलिश कर दे? ऐसा नादिर शाह अपने रूल के दौरान करता था, जब वो पूरे गांव को जला देता था बस मुगल्स को पनिश करने के लिए। जब मैं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा था तो एक बुक हमें बहुत रेकमेंड करी जाती थी, Why Nations Fail। ये बुक बेसिकली आंसर करती है कि कुछ देश इतने गरीब क्यों होते हैं और कुछ इतने अमीर क्यों होते हैं, और मेन आंसर है इंस्टीट्यूशंस, रूल ऑफ लॉ। वो देश जो अपने इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करते हैं वो ज्यादा डेवलप करते हैं। क्या तो बात अगर आप है। इंडिया की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको सरकार से ये डिमांड करनी चाहिए कि वो इंडिया की इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पर इन्वेस्टमेंट करें। फाइनली मैं आपके साथ दो और चीजें शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ये अच्छी controversy वीडियो है। एक और उदाहरण थी कि हमारे न्यूज डिबेट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी सोसाइटी पर। कई सालों से हमने बात करी है कि कैसे टीवी मीडिया हमारी सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। एक एनालिसिस के हिसाब से मार्च अप्रैल 2022 में टाइम्स नाउ ने 40 डिबेट्स करे, इसमें से 24 हिंदू मुस्लिम मुद्दे के बारे में थे। ये डिबेट्स एक ऐसे देश में हो रहे हैं जहाँ हमारी एवरेज मिडिल क्लास फैमिली बस 20,000 रुपए कमाती है हर महीने। और सेकेंडली मैं Shit, आपको यार। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में अपना फेवरेट कोट शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द राइट टू टेल पीपल व्हाट दे डू नॉट वांट टू हियर। आप मुझसे वो बोल सकते हो जो मैं सुनना ही नहीं चाहता, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हम बहुत इनटॉलरेंट है। अब मैं ये तो जानता हूँ कि कई देशों में लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने रिलीजन के बारे में, पर इंडिया में तो लॉयर्स हो या फिर डॉक्टर्स, बॉडी बिल्डर्स हो या फिर सीएस, हम सब इनसेंसिटिव हैं। रिलीजन तो छोड़ो, हमारे प्रोफेशन के लिए भी हम प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और सैडली अगर रिलीजियस वायलेंस के बारे में बात करें, चाहे 1989 में भागलपुर हो, 2002 में गुजरात या फिर 2020 में दिल्ली, वो लोग जो हमारी सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं कभी भी वो नहीं मारे जाते। अनफॉर्चुनेटली मेनली आम लोग जिनके पास ना ही पैसा होता है और ना ही रूल ऑफ लॉ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो इस चीज का शिकार होते हैं। क्या बात है यार, आई लाइक इट। The video was amazing. The video is over, but I love the video. पहली चीज़ जो मोहक की मुझे बहुत अच्छी लगी इस वीडियो में इस द एडिटिंग was amazing. मैं खुद एक प्रोफेशनल एडिटर हूँ और एडिटिंग करने में कितनी मेहनत लगती है आई नो दैट। मतलब कब साउंड इफ़ेक्ट आता है, कब जैसे क्लिप आती हैं, अलग अलग टेक्स्ट आते हैं, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट। मतलब अमेजिंग, आई लव द एडिटिंग दैट डन बाय मोहक। दूसरी चीज़ है कि मोहक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। द वे ही एक्सप्लेन थिंग्स, वो लगता नहीं कि वो दूध पीता बच्चा कर रहा है, वो लगता है कि एक मेच्योर समझदार इंसान कर रहा है। दैट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग व्हाट आई वॉच दैट वीडियो। मैं भी अपनी इतनी वीडियो में यही कहता आ रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ कि नुपुर ने सही बोला या गलत बोला, पर मैं यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑब्सोलीट नहीं है। ऑब्सोलीट इन द सेंस कि आप भी मेरे रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करो और मैं भी आपके रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करूँ एंड स्टिल वी कैन लिव टुगेदर हैप्पीली, को एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल। तो मेरा हमेशा ये क्वेश्चन रहता है मन के अंदर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोहक ने भी उसी चीज़ को कवर करने की कोशिश करी। मोहक ने ये बताया कि बात यहाँ पे सही है गलत की नहीं है, बात यहाँ पे है कि आपके बोलने की आज़ादी को लेके, कि आप वो बोलो जो आपके बोलने का मन करता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी मोहक की। और मोहक ने जिस तरीके से एक्सप्लेन करा, इवन दो आई नो कि यूपी के अंदर एक लॉ है, जो कि लॉ ऑलरेडी बिल पास हो चुका है और उस बिल के अकॉर्डिंग जुडिशल ने यूपी के सरकार को ये राइट दिया गया है कि अगर उनको लगता है सस्पेक्ट है तो आप जाके जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हो या उनके घर को गिरा सकते हो। ये ऐसा क्राइम नहीं है, ये बेसिकली एक बिल है जो कि ऑलरेडी यूपी में एप्लीकेबल है, बाकी अदर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। बट जिस तरीके से मोहक ने उस चीज़ को एक्सप्लेन करा है कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कि एज पर द लॉ वो गलत नहीं है, पर वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में आपको हमारी जुडिशियल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमारे पुलिसिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें चीज़ों को ट्रैक पे लानी पड़ेगी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आई लव्ड इट, आई लव दिस वीडियो। जिस तरीके से इसने एनालॉजी दी, एक्सप्लेन करा,
आई एम सो हैप्पी विद इट, मुझे बहुत अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। ये मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं राइटिस्ट हूँ, भाई आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगे बोलो। मैं अपने आप को कभी टैग नहीं देता, आप मुझे टैग देना चाहते हो, दैट इज़ योर कॉल, बट मुझे ये वीडियो अच्छी लगी एंड आई एम सेइंग इट, दैट्स द फैक्ट। एनीवे, अगर आपको अच्छी लगी तो अपना फीडबैक ज़रूर देना, अगर आपको नहीं अच्छी लगी व्हाट्स योर फीडबैक, बट गिव अ प्रैक्टिकल फीडबैक। ये मत कहना कि ये कांग्रेसी है, ये वो है। मैं खुद कांग्रेसी नहीं हूँ यार, मतलब मुझे फ़र्क, मैं यार अमेरिकन सिटीज़न हूँ, मैं वोट यहाँ देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ा। बट ये है कि जो उस बात बोली है इसने बहुत अच्छी बोली। अगर आप इसकी बात से डिसएग्री करते हो तो राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी कि आपके पास ऐसा क्या पॉइंट है जो कि मोहक को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ऐसा लिखो, अगर ऐसा कुछ लिखो कि आप बताओ कि नहीं मोहक ने जो बोला वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है, देन इट कैन अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। देन सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।